स्टेफन जो शहर छोड़ के जा चुका था, क्यों? पुलिस ताकि उसे पकड़ ना ले, क्योंकि उस पर झूठा चोरी का इल्जाम आ गया था बैंक लूटने का, जो बैंक ऑलरेडी टॉम ने लूटा था। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इसके अंदर हमेशा से एक लॉयल भावना रहती है। ठीक है, तो उसी फीलिंग के चलते हुए ये वापस आता है शहर, वापस से ही कॉकटाउन आता है। क्यों आता है? जो इस पे इसके नाम पे धब्बा लगा है ना चोरी का, उसको क्लियर करने, सबको बताने, प्रूफ करने कि भाई चोरी मैंने नहीं की थी। तो जब ये आता है वापस रास्ते में, ये ना एक गड्ढे में गिर जाता है। ठीक है, ही फॉलन इनटू अ होल, ये गड्ढे में गिर जाता है। और किस्मत से जब ये गड्ढे में गिरता है ना, तो वहां पे बाउंडर भी प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी कि आ जाते हैं, वहीं से गुजर रहे होते हैं, और रिचल भी वहां पे पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि जब कोई बंदा गड्ढे में गिरेगा तो जाहिर सी बात है आसपास क्राउड इकट्ठा होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से वहां पे रिचल भी आ जाती है और बाउंडर भाई भी पहुंच जाता है। तो ये बाउंडर भाई को सारा सच बताता है कि भाई सर, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मैं सिर्फ इसलिए भागा था ताकि पुलिस मुझे झूठे इल्जाम में पकड़ ना ले, और जो चोरी है वो आपके साले टॉम ने की थी। ठीक है, तो इतना बात कहकर जो है वो रिचल के हाथ में अपना दम तोड़ देता है। और इस बात पर यकीन इसलिए कर लेता है बाउंडर भाई, क्योंकि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, उसके आखिरी शब्द कभी झूठ नहीं होते, इसलिए बाउंडर भाई को भी यकीन हो जाता है स्टेफन जो है सच कह रहा है, चोरी किसने की है? टॉम ने की है। तो अब सब पड़ जाएंगे टॉम के पीछे। तो जैसे ही ये खबर ग्रैंडग्रिंड की फैमिली में पता चलती है, ठीक है, ग्रैंडग्रिंड, सिजी और टॉम, जैसे ये खबर जो है ग्रैंडग्रिंड की फैमिली में पता चलती है कि हमारे बेटे ने इतना बड़ा कारनामा किया है, तो ग्रैंडग्रिंड को टॉम की सिक्योरिटी की परवाह होने लगती है कि भाई मैं अपने बेटे को कैसे सेव करूं। ठीक है, तो सिजी क्या करती है, टॉम सिजी के आगे बहुत ही ज्यादा गिल्टी वाली फीलिंग शो करता है, मतलब पछतावा दिखाता है। अब चाहे वो दिखावे का हो चाहे वो सच्चे का हो, लेकिन सिजी के आगे वो खुद को गिल्टी फील शो करता है। तो सिजी क्या करती है, टॉम बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं शहर छोड़ के जा सकूं। तो सिजी टॉम को एडवाइस करती है, जहां से मैं आई थी, कहां से आई थी सिजी? सर्कस वालों के यहाँ से। ठीक है, वहीं रहती थी ना पहले। वो कहती है कि तुम जो मेरी सर्कस वाली फैमिली थी, जहाँ मेरे स्लेरी में सारे मेंबर्स रहते थे, तुम वहां चले जाओ। ठीक है, वो लोग तुम्हें छुपा लेंगे और तुम वहां भेष बदल के रह सकते हो, क्योंकि वहां सर्कस में इतने परफॉर्मर्स आते हैं, सब अपना भेष बदल के परफॉर्म करते हैं, तो तुम वहीं चले जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो टॉम को भी उसकी बात सही लगती है और ये चला जाता है स्लेयरी में, सर्कस वाली स्लेयरी में। ठीक है, वहां ये भेष बदल करके छुप करके रहता है। और इधर टॉम और लुइजा, इधर ये जो ग्रैंड और लुइजा है, टॉम के लिए परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, वो मिल क्यों नहीं रहा है, कहीं उसे पुलिस तो नहीं पकड़ ली। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, लुइजा और ग्रैंड। देन सिजी क्या है, बता देती है कि भाई टॉम को तो मैंने छुपा दिया है। कहाँ छुपाया है? यहाँ छुपाया है। तो अब जो है लुइजा और ग्रैंड प्लान करते हैं इसको, टॉम को शहर से बाहर भेजने का। ठीक है, क्योंकि ये फैमिली मेंबर्स हैं टॉम के और ये नहीं चाहते ना कि ये कानून के हत्थे लग जाए। तो इसकी लाइफ को बचाने के लिए वो टॉम को शहर से बाहर भेजने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, ग्रैंड जैसा कि टीचर है, तो इनका एक स्टूडेंट है बिट्जर, ये बीच में आ जाता है और ग्रैंड को रोकता है कि भाई तुम टॉम को शहर से बाहर नहीं भेज सकते सर, आप नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि आपके बेटे ने चोरी की है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो ग्रैंड क्या है, अपने स्टूडेंट को कहते हैं, तुम मेरे कैसे स्टूडेंट हो, तुम मेरी हेल्प करने की जगह मेरे लिए मुश्किलें बना रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो बिट्जर जो है पलट करके ग्रैंड को यही जवाब देता है कि सर ये वाली एजुकेशन हमें आपसे ही मिली है, फैक्ट की एजुकेशन हमें आपसे ही मिली है। ठीक है, लाइफ में सब कुछ फैक्ट के साथ हैंडल करना चाहिए, इमोशन के साथ नहीं। ये जो एजुकेशन है हमें आपने ही दी है, इसलिए हम तो उसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो बिट्जर जो है इस तरह से ग्रैंड की मुश्किलें बढ़ाता है, लेकिन फिर भी फाइनली ग्रैंड कैसे भी मैनेज करके टॉम को जो है शहर से बाहर भेज देता है। तो अब टॉम कहाँ है? आउट ऑफ टाउन,
आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है, जा चुका है। ओके बच्चों, तो इतनी थी हमारी ये हार्ड टाइम्स की स्टोरी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ से कहानी शुरू हुई यहाँ खत्म हुई, यहाँ पे कहानी बनी है इवेंट वाइज, एक्ट वाइज, ठीक है, जो मैंने आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है अपनी इस वीडियो में, ठीक है। समझ रहे हो आप, नोवेल का नाम ही है हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स यानी कि मुश्किल समय। तो इस नोवेल में कौन कौन से कैरेक्टर ने मुश्किल समय में कैसा रिएक्शन किया, कैसा कैसा उन्होंने हार्ड टाइम फेस किया अपनी लाइफ में, उसी टाइप के इवेंट्स जो है इसमें नोवेल में आपको मिलेंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर ने अपने अकॉर्डिंग हार्ड टाइम को फेस किया है, मुश्किल समय को फेस किया है, लेकिन किस तरीके से कैरेक्टर्स ने उसको पॉजिटिव में बदला, नेगेटिव में बदला, वो सारी चीजें जो है हार्ड टाइम्स नोवेल में आपको देखने के मिलेंगी। ओके बच्चों, समरी वॉज ओवर, समरी अब खत्म हो चुकी है। अभी मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख रहे हो या सेकंड पार्ट देख रहे हो, क्योंकि अभी तो एडिट मैंने नहीं किया है। कोशिश करूंगी सब कुछ एक ही पार्ट में मैं ऐड कर दूं। तो अब फटाफट से हम देख लेते हैं इस नोवेल की सारी थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स जो आप अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। सो थीम्स मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, नोटबुक लेकर बैठे हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। थीम्स तो काफ़ी सारी हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें आप वेल एक्सप्लेन कर सकते हो मार्क्स के लिए, वो ये सब हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इनको आप एक्सप्लेन करोगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। फॉर नंबर 1 इज एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, जो सब्जेक्ट ग्रेड पढ़ाते थे, ठीक है, उस एजुकेशन को वो क्यों पढ़ाते थे, क्योंकि उनमें इमोशंस ही नहीं थे। ही डज नॉट बिलीव इन इमोशंस, ही बिलीव इन फैक्ट नॉलेज एंड फैक्ट एजुकेशन, इसलिए फैक्ट का ही नॉलेज वो अपने बच्चों को देते थे और वो ही अपने स्टूडेंट्स को देते थे, ठीक है। तो एजुकेशन, फैक्ट एंड इमोशंस, ये तीनों मिला के आप एक कर सकते हो, मैंने अलग अलग लिख दिया है, इट डजंट मैटर। इमोशंस की कदर उन्हें कब हुई, वो आप गिल्ट के साथ मिला करके लिख सकते हो, ठीक है, कि मिस्टर ग्रैंड के दिल में इमोशंस कब जागे, जब उनकी बेटी दुखी होकर उनके घर वापस लौटी, ठीक है, वो वाला सीन आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। इट मीन्स कहने का ये है, एग्जाम में आप पूरी, अगर कोई क्वेश्चन आता है हार्ड टाइम से रिलेटेड, आप उसमें पूरी स्टोरी नहीं लिख सकते, राइट, शुरू से लेके एंड तक आप अपने आंसर में स्टोरी बनाकर नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन से इवेंट से रिलेटेड है और मुझे यहाँ पे कौन सी थीम एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो उसी के लिए मैंने ये लिखा है। नेक्स्ट है वेल्थ एंड पावर। वेल्थ एंड पावर में आप दो लोगों को डाल सकते हो, मेनली ग्रैंड और बाउंड्री बाय, क्योंकि इनके पास इतना अच्छा पैसा था, और वो भी आ जाएगा इसमें, सॉरी, हार्ट हाउस, तीनों बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं और बहुत ही रिच बैकग्राउंड से हैं, तो आप तीनों को इसमें रख सकते हो। लेकिन किस किस ने अपनी वेल्थ और पावर का कैसे यूज किया, कैसे मिसयूज किया, वो डिटेल्स आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मैरिज लुइजा और उसकी हुई, बाउंड्री बाय की, किस कंडीशन पे हुई, किन हालात में हुई, उस मैरिज का क्या रिजल्ट रहा, वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ मैरिज में आप, एक फेमिनिज्म होता है ना वुमेन का, वो यहाँ पे शो नहीं हुआ, ठीक है, उस फेमिनिज्म की कोई वैल्यू ही नहीं है। लुइजा चाहे खुश होए चाहे दुख होए, उसके पिता को उस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सिर्फ चाहते थे मेरे बेटे की जिंदगी बन जाए, इसलिए मैं अपनी बेटी का शादी जो है उसके साथ करूंगा। यानी कि यहाँ वुमेन्स की फीलिंग्स की, वुमेन के डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लॉयल्टी में आप स्टेफन वाला सीन लिख सकते हो, कैसे उसने अपने वर्कर के साथ भी लॉयल्टी दिखाई, बाउंड्री के साथ भी लॉयल्टी दिखाई, और अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए वो वापस भी आया जब वो शहर छोड़ के जा चुका था, ठीक है। गिल्ट एंड रिपेटेंस में आप वो एक्सप्लेन करोगे तो कैसे अपनी गिल्ट का पछतावा हुआ, कैसे उसको अपने फैक्ट वाले नॉलेज पर पछतावा हुआ, गिल्ट हुआ। इवन जो उसका स्टूडेंट था बिट्जर, उसने भी पलट करके यही जवाब दिया कि आज जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो सर आपके फैक्ट एजुकेशन की वजह से ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उनको ये रियलाइज हुआ कि भाई लाइफ में फैक्ट सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, इमोशन एंड लव इज ऑल्सो मस्ट। ओके बच्चों, तो ये था सारा थीम्स का एक्सप्लेनेशन, आप इस तरह से अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। अब मैं अपनी टोन में आपको बोल के बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इस तरह से ये लाइन लिखनी है, उस तरह से वो लाइन लिखती है, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, ऑलराइट। सारा आप अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिखोगे तभी ना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको फाइनली थोड़ा सा आंसर राइटिंग बता देती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, बिकॉज आई नो ये फर्स्ट ईयर की नॉवल है, तो बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि
क्वेश्चन पेपर आएगा कैसा, उसे अटेम्प्ट कैसा करना है, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। केवल 5-6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको चॉइस होता है डू एनी 3 और डू एनी 4। ओके, ऐसे स्कूल की तरह कोई पेपर बन के नहीं आता है, छोटा सा ही पेपर आता है बन के, लेकिन उसके लिए आपको सिलेबस कवर अप करके जाना पड़ेगा, तभी वो वैल्यूएबल होगा। बिकॉज 20 to 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता ही होता है। तो 20 to 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर आपको डू एनी 4 करने हैं तो 80 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। डू एनी 5 करने हैं तो 500 मार्क्स का हो गया। अब जिसमें से कि उसमें वर्ड लिमिट भी होती है कि 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में, ऐसे करके, सॉरी हाँ लिमिट नहीं होती है, पहले होती थी, अब शायद नहीं होती है। कहने का मतलब है अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो उसमें एटलीस्ट आप 4 to 5 पेजेस तो कवर अप करो, ठीक है। 3 to 4 यानी कि 3 से कम पेज का कोई आंसर ही नहीं होना चाहिए, मिनिमम 3 और 3 से अबव, ठीक है। इतने का आपका एक आंसर होना चाहिए जिससे कि लगे कि आपने 20 मार्क्स गेन करने लायक कुछ लिखा है। नाउ कम टू आंसर राइटिंग। एज यू नो, ये जो नोवेल है किसके द्वारा नरेटेड है? दिस इज नरेटेड बाय चार्ल्स डिकेन। तो भैया सबसे पहले हार्ड टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में 5 to 6 लाइंस में, जो शुरू का पैरा होता है ना 5 to 6 लाइंस का, वो आपको चार्ल्स डिकेंस के बारे में ही लिखनी है, ठीक है। इसलिए चार्ल्स डिकेंस के बारे में थोड़ा पढ़ करके जाइएगा कि ये नोवेल इन्होंने कौन से एरा से ली है, इस नोवेल को लिखने के पीछे उनका क्या आइडियोलॉजी रहा, ठीक है। ये नोवेल इन्होंने क्यों लिखी, क्या सोच करके लिखी, क्यों बनाई ये नोवेल इन्होंने, ठीक है। हार्ड टाइम्स का नाम इन्हें क्यों सूझा, ठीक है। इस तरह का थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप इनके बारे में देंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर जो आगे के पेजेस होते हैं, यानी कि आगे का जो आंसर आप लिखोगे वो अपनी नोवेल से ही रिलेटेड लिखोगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि उसमें पूछा क्या है, इवेंट क्या है, क्या आपको एनालाइज करना है, क्या आपको एक्सप्लेन करना है, वेरी वेल, ठीक है। यानी कि स्टोरी आपको नहीं लिखनी है बिल्कुल भी, सिर्फ थीम्स का एनालिसिस करना है आपको अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि आपको स्टोरी पढ़ने के बाद क्या फीलिंग आई, स्टोरी पढ़ने के बाद आपके माइंड्स में क्या कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, ठीक है, कि इस कैरेक्टर को सच में ऐसा करना चाहिए था, आपके हिसाब से उस कैरेक्टर को क्या रिजल्ट करना चाहिए था, क्या कंक्लूजन करना चाहिए था, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो स्टोरी जानना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप अपनी लैंग्वेज में अपने एनालिटिक पावर के अकॉर्डिंग आंसर बना पाओ। इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्योंकि आपको स्टोरी चेप के आनी है, शुरू में ये हुआ था, बीच में ये हुआ था, यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा स्कूल में होता था। और फाइनली लास्ट के पैरा में जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें वही आपको अपना कंक्लूजन देना है कि क्या आपके अकॉर्डिंग चार्ल्स डिकेन की ये नोवेल हार्ड टाइम्स कितना वैल्यू रखती है, ठीक है। आपके क्या राय है, आपके क्या व्यूज हैं इस नोवेल के लिए, वो आपको अपने कंक्लूजन में लिखना होता है, ठीक है। इस तरह से पूरा एक एनालिटिकल आंसर आपको बना करके एग्जाम में देना है, पूरा स्टोरी नहीं लिखना है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी कोई नोवेल की एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो अपने सिलेबस से हट करके जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो नेम आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस नोवेल को अच्छे से पढ़ूंगी, देन आपके लिए वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए, ठीक है। और मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अभी आप फर्स्ट ईयर का देख रहे हो ये नोवेल, सेकंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, सबके नोवेल्स मैं रेडी कर चुकी हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरी प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट करिएगा, और जिसका भी एक्सप्लेनेशन अभी रेडी नहीं हुआ होगा तो फ्यूचर में डेफिनेटली वो वीडियो आ जाएगा, क्योंकि छोड़ने तो मैं एक भी नोवेल नहीं वाली। सो प्लीज फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, तो उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई ऑल्सो टीच कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। प्लेलिस्ट में जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। स्पोकन आपकी वीक है, इंटरव्यू में नहीं बोल पा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो कीप फॉलोइंग माई चैनल फॉर यूपीएससी सब्जेक्ट्स ऑल्सो इन फ्यूचर। तो अब मैं मिलती हूँ इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों से उनके नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, स्पोकन वाले बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, और कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन, बाय बाय।
टेक केयर।